नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। आज हम देखने वाले हैं एसके झासर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था ये सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और सापेक्षता का सिद्धांत की बात की जाए तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को, चार्ल्स डार्विन जो थे ये आपका क्रम विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और गैलीलियो की बात की जाए तो जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने घोषणा किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हर एग्जाम में ऑलमोस्ट इसको पूछ लिया जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आर्द्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से द्रवों का घनत्व भी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रवों का घनत्व भी मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश जो है, एमपी, ये 2030 तक एड्स को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये टोटल 100 प्रश्न का क्वेश्चन है और इसमें पूरा मिक्सअप क्वेश्चन है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन को लिए हैं और उसमें से जो जो जीके और जीएस है उसको हम सिलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर उपकरण जो है, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से द्रव का हम घनत्व को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, और यहाँ एनोमीटर से जो क्या मापते हैं? हम गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला लिया है? यानी किस देश ने किया है? तो ये कनाडा ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है ये किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल से मापी जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया था? तो एलआईसी जो है ये अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया था आनंद नाम से, आनंदा नाम से। क्या? आनंदा नाम से। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। यानी कोई दूसरे रूम में बात करता है तो किसके कारण सुनाई देती है? तो ये विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन के कारण ही हमें ये आवाज़ को सुनाई देती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो विवर्तन की घटना की खोज किसने? फ्रॉनहोफर ने किया था।
विवर्तन की घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था और बहुत छोटे अवरोध से टकरा कर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज की बात की जाए तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से घुमाने के लिए पिंड पर कितना बल लगाया जाना आवश्यक है? देखिए ये अभिकेंद्री बल लगाना है। तो अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है? mv² बट्टा आर होता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? mv² बट्टा आर। तो कितना है? m कितना है? 6 है। v कितना है? 10। तो 10 गुना 10 और आपका आर कितना है? तो 3 है। 3 दूनी 6, 10 दूनी 100, 100 दूना 200 न्यूटन। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है ये लाहौर है। कौन सा है? लाहौर है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन नंबर 28 है कि M1 और M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रही हैं। उनकी चालें इस प्रकार हैं कि वे एक ही समय अंतराल में अपने पथ का एक चक्कर पूरा कर लेती हैं। तो कारों के कोणीय वेगों में अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए कोणीय वेग का अनुपात पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट होता है, इसको याद रखिएगा 1:1 होता है। कोणीय वेग का अनुपात क्या होता है? अगर M1 द्रव्यमान और R1 का होता है, ये जो अपने समय अंतराल पर एक चक्कर में पूरा करते हैं, इसका अनुपात जो होता है 1:1 ही होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। या अगर आप इसे निकालिएगा t बराबर 2πr/v1 तो 2πr/t2v2 तो v बराबर r ओमेगा होता है। तो उससे भी आप निकल के या डायरेक्ट इसे 1:1 में आप याद कर सकते हैं। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला पोलिनेटर पार्क जो है ये उत्तराखंड राज्य में बना है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनना है। बल क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और बल का अगर हम देखें, बल का बीमा देखा जाए तो mL/t-2 होता है। mL/t-2 तो ये आके यहाँ मिल जाएगा। ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा या कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यहाँ शक्ति दिया है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। इसका होता है mL/t-3। तो mL/t-3 पृष्ठ तनाव होता है बल बटा दूरी। बल बटा दूरी यानी कि mt-2 तो ये इसका ऊर्जा का क्या हो जाएगा? mL/t-2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यही इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए जो ऑप्शन होगा आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? तो ये न्यूजीलैंड जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर पे है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 100 रुपये के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी भारत में 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने डैश का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। तो आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग करके दुनिया का सबसे पतला पदार्थ का निर्माण किया है। तो कौन सा? मैग्नीशियम डाइबोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम डाइबोराइड जो होता है एक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका सूत्र होता है Mgb2। इसका सूत्र क्या होता है? Mgb2 होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चीन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी कौन है? चीन ही है। अगर मूंगफली की बात की जाए तो वो भी क्या है? चीन है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर हम क्या करते हैं, एक एनोडीकरण का ये मोटी परत को, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है, तो उसको चढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होता है। 18 की बात की जाए तो अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किस नियम के अनुसार होता है? तो ये बॉयल के नियम के अनुसार ही स्थिर जो होता है तापमान गैस के आयतन के दाब के बराबर होता है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसके पर्यावरण दूसरे वर्ग के बीच में है? ये आपका रीजनिंग का हो गया। ये देखते हैं किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था? तो ये कौन था? तो ये आपका शाह आलम जो थे, ये मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था, तो वो शाह आलम थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। शाह आलम एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों के संरक्षण को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्वनि इसमें से किस में नहीं जा सकती है? तो निर्वात में नहीं जा सकती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपका रीजनिंग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात की जाए तो इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर हो गया, निगम कर, भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, व्यय कर, उपहार कर, ये क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष और क्या होता है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वाहनों पर कर, ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यय कर जो है ये आपका व्यय कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ये इसमें क्या अप्रत्यक्ष कर में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामलों का प्रभारी होता था। तो शिवाजी के काल में विदेशी मामलों का प्रभारी कौन होता था? तो ये सुमंत होते थे, यानी विदेश मंत्री। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पेशवा उस वक्त प्रधानमंत्री यानी राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख जो करता था उसे पेशवा कहा जाता था। और दबीर की बात की जाए और पंडित राव की बात की जाए तो ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना पंडित राव का काम होता था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का आप रासायनिक सूत्र लिखिएगा तो C6H12O6 होता है। तो इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापित नहीं हुआ है? तो कौन सा स्थापित नहीं हुआ है? संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग। कौन सा स्थापित नहीं हुआ है? तो योजना आयोग जो है ये स्थापित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है। ठीक है, चलिए Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही क्रम क्या हो जाएगा? यानी कि Mn मैग्नीशियम के ऑक्साइड की अम्लता का सही क्रम होता है MnO, MnO2, MnO2 7, यानी कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो दास प्रथा का जो उन्मूलन था ये आपका लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठगों का दमन जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये सब इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन जो होता है यही सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीपीय में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो ये कौन सा आते हैं, ये तुर्की जो होता है, तुर्की में इसका कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो ऑप्शन सी यानी कि तुर्की आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का कौन अंग, तो बड़ी आंत जो होता है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धी जनजाति पाई जाती है। तो सिद्धी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में ही भील, बंजारा, कोली जनजाति भी गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र में बार्ली, बंजारा, कोली आदि जनजाति पाई जाती है। असम में की बात की जाए तो रामभा, गारो, खासी, दिमारा ये अन्य जनजाति वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर की बात की जाए तो ये रेशम की खेती से संबंधित है। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किस नाम से जाना जाता है, तो एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो किसके कमी के कारण, तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा जाते हैं रेलवे वगैरह के एग्जाम में। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो पंचायती राज सर्वप्रथम जो लागू किया गया था ये आपको राजस्थान में लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में, कौन जिला में, नागौर जिला में लागू किया गया था। और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज का क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये जीवाणु जनित रोगों के विरोध प्रभावित होते हैं, या एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, ये सही नहीं है कह रहा है। तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एफटीपी का पूर्ण रूप जो होता है फाइल, एफ मतलब फाइल, टी मतलब ट्रांसफ़र और पी मतलब प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफटी का मतलब का हो गया एक प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का जो उपयोग होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? सोडियम, पोटेशियम, पारा, कैल्शियम। तो कौन होता है? तो पारा जो होता है ये आपका धातु द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बॉल एक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।